आई खेती की कि खेती का पूरा आयाम कितना है, किसको खेती कहेंगे। इसमें किसी को कुछ कहना है, कुछ जोड़ना घटाना है। ऐसा लगता है कि अभी अधूरी है परिभाषा, क्योंकि यह परिभाषा अनुभव और सह अस्तित्ववाद के दर्शन की रोशनी में निकली है। पूरी दुनिया में अभी किसानी की परिभाषा फिक्स नहीं है। कहीं पर केवल पशुपालन को, कहीं पर केवल किसान खेत का मालिक है इसलिए उसको किसान कहते हैं। कोई किसी एक क्रिया को करता है उसको भी किसान कह देते हैं। लेकिन किसान का वास्तविक स्वरूप तब बनता है जब वो 6 क्रियाएं करता है। क्या क्या? भूमि की उर्वरता को यथावत बनाए रखते हुए खेती करता है। यदि भूमि की उर्वरता को लूज करके हम कुछ पाते हैं तो अंत में तो हम वहीं खड़े हो जाएंगे, खोया ज़्यादा पाए कम। और यदि उसको बनाए रखते हैं तभी अगली पीढ़ी को, जैसे हमारे पुरखों ने हमको सजी हुई धरती दी वैसे ही हम दे पाएंगे और खेती की परंपरा बन पाएगी। तो आज भूमि की उर्वरता के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। दूसरा चीज़ क्या निकली कि प्राकृतिक नियमों की जानकारी। तो प्राकृतिक नियम क्या है उसको समझना जरूरी है। सामाजिक दायित्वों की जानकारी। सामाजिक दायित्व क्या है? यदि यह कल उसमें स्पष्टता में आया था कि नौकरी, व्यवसाय, दुकानदारी ये सब व्यक्तिगत हो सकती है, खेती कभी व्यक्तिगत हो ही नहीं सकती है। तो खेती बिना समाज के संभव नहीं है। और यदि काश्तकार समाज के भागीदारी नहीं करेगा सक्रियता से तो क्यों समाज उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। जो आज की तारीख का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है कि भैया खेती के लिए कोई आदमी नहीं मिलता है। क्यों मिले? क्यों मिले? अगर काश्तकार भी पैसे के पीछे दौड़ता है तो काश्तकारी में सहयोग करने वाला, किसानी में सहयोग करने वाला भी पैसे के पीछे दौड़ गया तो ना खेती करने वाला रह गया ना करवाने वाला रहेगा, दोनों एक जगह खड़े हो गए। यदि हम सामाजिक जिम्मेदारी निर्वाह करेंगे तभी समाज हमारा साथ देगा। तो जो गांव के जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, कैसे हम उनका सहयोग कर सकते हैं हम तय कर लें। कैसे उनको शहर जाने से रोक सकते हैं हम तय करें। वो कहते हैं ज़्यादा पैसा देता है, हम ऐसी प्लानिंग करें कि हम ज़्यादा पैसा देंगे। तुम क्यों टेंशन लेते हो? प्लानिंग की वजह से है ना, पैसा कम ज़्यादा तो प्लानिंग का पार्ट है ना। तो अगर हम उनको नहीं रोक पाते हैं तो किसान की प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं है किसान वो तो बेचारे मजबूर हैं। तो किसान को प्यार से, स्नेह से, सम्मान से उनको अपने पास रखना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अपने खेत की ऐसी योजना बनानी पड़ेगी ताकि उनका भी पूरा पड़े, हमारा भी पूरा पड़े। ऐसी कोई योजना बनानी, तभी वो किसान सफल हुआ। दूसरी एक और बात होती है कि किसानी का मतलब है चारों अवस्थाओं से निर्वाह करने की कला का विकसित होना। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पदार्थ। तो अभी इंजीनियर किसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं? पदार्थ के साथ। उससे ज़्यादा कठिन है प्राण अवस्था के साथ निर्वाह करना। हमने कोई पेड़ लगाया तो उस पेड़ को नियमित रूप से पानी देना पड़ेगा, निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, जानवरों से बचाना पड़ेगा, खरपतवार अलग करना पड़ेगा ना। तो पदार्थ अवस्था में तो खटाक से हो गया, ये ईंट उसके ऊपर धरनी है, इतनी ईंट धरनी है, इस कोण में धरनी है, उस दिशा में धरनी है, धर दिया, धर जाएगी वो तो कोई रेजिस्टेंस नहीं करेगी। लेकिन क्या इतनी जल्दी पेड़ पौधे लग जाएंगे? नहीं लगेंगे। तो उसके अनुसार उनसे कैसे सरलतम विधियां निकालना। तो पदार्थावस्था के नियंत्रण से और पदार्थावस्था के मैनेजमेंट से ज़्यादा कठिन है
प्राणावस्था का मैनेजमेंट, और प्राणावस्था के मैनेजमेंट से अधिक है जीवावस्था का मैनेजमेंट। पेड़ पौधों को तो साल भर में 2 बार 3 बार 4 बार पानी लगेगा, और जीवावस्था को दिन में 3 बार 2 बार, खाना 2-3 बार। किस पशु से उसको किस प्रकार का थ्रेट है, उसके अनुसार पूरा का पूरा अपनी गौशाला या अपने जानवरों के रुकने की जगह बनानी पड़ेगी, नहीं तो कोई आके मार के। आपने मुर्गियां पाल ली, बिल्ली और कुत्ते को रोका नहीं, वो खा जाएंगे। तो इसको और ज़्यादा कठिन है जीवावस्था को पालना, जीवावस्था का मैनेजमेंट। और सबसे ज़्यादा कठिन कौन है? इसका भी मैनेजमेंट आएगा तब ना किसान होंगे, कि हमारे लिए कोई और मैनेजमेंट करेगा। कोई हम HR डिपार्टमेंट खोलेंगे इसके लिए? तो किसान का मतलब है मनुष्य से भी निर्वाह करना सीखे। और हम सभी ने पूरी दुनिया में जितने इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों ने इसी की मैनेजमेंट करने के लिए कितनी थ्योरियां डेवलप की। माल्थस थ्योरी कम्युनिस्टों की बहुत प्रिय थ्योरी है। बहुत सारी थ्योरी डेवलप हुई और पैसे से मनुष्य को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश हुई। नियंत्रित हुआ? ये जो जितने भर कर्मचारी हैं MNC के या चाहे जिसके हों, जहाँ पर ज़्यादा वेतन मिलता है वहाँ भग जाते हैं, वो फिर जाके कहाँ खड़े हो जाते हैं। तो पैसे से नियंत्रित इसके माने नहीं होता है। तो कैसे नियंत्रित होता है उसको समझना पड़ेगा। तो इन चारों को जब समझेंगे तब जाके हम असल किसान हुए। तो किसान होने का मतलब चारों अवस्थाओं का प्रबंधन सीखना। तो किसानी सबसे कठिन काम है। अभी इंजीनियर तो यहाँ आके रुक गया, डॉक्टर केवल इसी में आके रुक गया, जितने भर कार्यक्रम हैं वो सब इसी के एक उसमें है। लेकिन किसान ये सब कुछ जब चारों को मैनेजमेंट कर पाता है तब किसान, नहीं तो फिर किसान नहीं है, रोना धोना नहीं है। तो बहुत सारा उपलब्ध है परंपरा में इसकी कि जो मनुष्य है वो केवल प्यार से नियंत्रित होता है। मनुष्य को सम्मान के अलावा किसी चीज़ से नियंत्रित ही नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जीवन विद्या का कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है, उसमें क्या कौन से मूल्य होते हैं, कैसे उनका निर्वाह करना है, वह जब शामिल होता है तब जाके समझ में आता है अच्छा मनुष्य तो हम किसी को उसके कपड़ों से, उसकी ज़मीन कितनी है, उसके पास ज़मीन नहीं है तो वो नीच है, इस तरह की तो बातों में हम भर गए। लोगों ने हमें बरगलाला, हम भी आ गए, जबकि किसानों का काम उनके बिना नहीं चल सकता। उनका काम किसान के बिना खूब चल सकता है। तो ये सीखना पड़ेगा तब जाके पूरी किसानी होगी। तो तीसरा चीज़ हो गई सामाजिक जिम्मेदारी। यही सामाजिक जिम्मेदारी है, जो हमसे कमज़ोर है उसको अपने बराबर लाना। चौथी चीज़ क्या निकली उसमें? खेती अपने परिवार के लिए। अभी क्या मानते हैं खेती बाजार के लिए, तो बढ़िया कल चर्चा हो गई है, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बाजार के लिए, पैसे के लिए और व्यापार के लिए हम नहीं खेती कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं एक्सचेंज का माध्यम है। और उसके लिए यदि हम खेती को करते हैं तो कभी भी स्थिरता और निश्चयता हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, समृद्धि नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो खेती परिवार के लिए है, और जो परिवार से बचे उसका जो बेहतरीन सदुपयोग हो सकता है वो करें। और फिर इसके बाद तब भी बाजार न जाएं। सफल व्यक्ति के पास बाजार आता है, सफल व्यक्ति के पास पैसा आता है, सफल व्यक्ति के पास क्या कहते हैं बाजार आता है। अभी आपके यहाँ हो या ना हो, हमारे यहाँ तो अभी भी कहीं कहीं परंपरा चलती है। किसानों के यहाँ साप्ताहिक बाजारें लगती थी, अभी भी लगती हैं कहीं। तो बाजार कहाँ जाता है? किसान के पास। उससे कोई आपत्ति नहीं है। जब किसान बाजार के पास जाता है तो आपत्ति है। जब बाजार
किसान के पास आता है, माने उत्पादक के पास जब उपभोक्ता आता है तो ठीक है। इसी तरह पैसा यदि किसान के पास आता है, बाजार यदि किसान के पास आता है और व्यापारी यदि किसान के पास आता है तो कोई तकलीफ नहीं है। ये उनके पास जाता है तो तकलीफ शुरू हो जाती है। तो इस इक्वेशन को समझें और जो भी वस्तुएं बनाएं पूरी ईमानदारी से मनुष्य के लिए उपयोगी बनाएंगे। तो उसका एक तरीका होता है कि जैसे ही हम सामाजिक होते हैं वैसे ही हमें पता चलता है कि समाज में कौन सी चीज़ की कमी है, उसी की आपूर्ति करने लगते हैं तो अपने आप ढूंढ के आपके अपने पास आएगी। इसका एक संस्मरण भी बताऊंगा मैं। 1995 की बात है। हमारा अपने हाथ का लगाया हुआ पहला आंवला का पेड़ फल आया उसमें। तो जब अपने ही हाथ के लगाया हुआ कोई बाग होता है, उसका फल आता है तो बड़ा उत्साह होता है। हमें भी उत्साह था। बाबा जी यहीं पर थे तो बाबा जी से मैंने कहा कि बाबा इसको मुरब्बा बना ले। तो बाबा बोले हाँ बना लो। कितना बना लें? 5 किलो बना लो। हम थोड़ी देर में सोचे, ये जंगल था उस समय, यहाँ कुछ साधन वाधन नहीं थे तो हमें बहुत सारा इंतज़ाम करना था। तो सोचते सोचते ये आया कि जब इंतज़ाम करना ही है तो 5 क्यों 10 किलो बना लें। तो हमने बाबा से कहा कि 10 किलो बना लें। कहा 10 किलो बना लो। फिर थोड़ी देर में समझ में आया, स्टूडेंट भी थे उस समय, हम विद्यालय चलाते थे। तो हमने कहा जब विद्यार्थी भी हैं, गोदने वाले हैं, तो पूरा क्यों ना बना लें। तो मैंने कहा बाबा पूरा बना लें। तो बाबा ने कहा हाँ पूरा बना लो। मैंने बाबा से पूछा तो क्या ये बिक जाएगा? तो उन्होंने कहा इधर आओ। थोड़ी दूर में थी, अभी बातचीत सामान्य हो रही थी। सब काम छोड़ दिया, मुझे पास बुलाया। कल्पना करो कि पूरी दुनिया में मनुष्य के उपयोग की चीज़ कहीं सड़ रही है क्या? धरती खोद के तो निकाल ले रहा है वो। तुम बनाओगे और तुम्हारे यहाँ रह जाएगी वो। क्या सेक चिल्ली की बात करते हो? तुम्हारे मन में बनाने की बात आएगी ही तब जब इसका कोई उपभोक्ता के मन में उसको पाने की बात आई होगी। इसको विश्वास नहीं करोगे, अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, सह अस्तित्व के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, कैसे समृद्ध होगे रे? तब का दिन है और आज का दिन है, हम कुछ भी बना देते हैं, कभी प्रचार नहीं करते हैं, सब बिक जाता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कुछ भी बनाइए, किसी से मत बताइए, देखिए आपके पास आता है लेने आदमी की नहीं आता। इसी में सह अस्तित्व में होने, ईश्वर में घिरे डूबे भूगे होने का धीरे धीरे एहसास भी बढ़ता चला जाता है कि हम सुरक्षित हैं भाई। तो जो पैदा करते हैं उसको बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं और ना बाजार के पीछे जाएं, ना पैसे के पीछे जाएं और ना व्यापार के पीछे जाएं। ये सब आपके पीछे आएंगे। जब आपके पीछे आएंगे तो देने आएंगे, जब आप इनके पीछे जाएंगे तो आपसे आए चलेंगे, आप उनको दे के चले आएंगे। तो ये थोड़ा सा क्रक्स है, हम इनको नकार नहीं रहे हैं, बस इनके पीछे ना खड़ा हो किसान तो उसका जैसे ही इसके पीछे खड़ा हुआ तो किसान बदचलन हो जाता है, उसकी चाल डगमगा गई। फिर वो अपनों को भी बेच के उसी के पीछे अपने संबंधों को, उसके ध्यान में तुरंत आएगा मैं किसी अधिकारी को कैसे खुश करूं, मैं किसी नेता को कैसे खुश करूंगा, माने अपनों को दिखा के वो पूरी मानसिक बदचलनी शुरू हो जाती है। सब कुछ के त्याग कर उसको ये लगता है कि पैसा मेरे पास आए, ये पैसे वाले मेरे पास आए, बाजार को मैं कैसे खुश करूं, वो पूरा का पूरा सिस्टम ही सोचने का बदल जाता है। तो प्रोसेसिंग से यही से इसको हम फिर इसके बाद है यही हमारा एक तय करता है कि खेत हमारे पास कम है अथवा ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि जो 5वां स्टेप जो अभी बात हुई पूरा कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास 1 एकड़ है, हमारे पास 2 एकड़ है या 100 एकड़ है। उसकी भरपाई इसी 5वें स्टेप से होती है कि हम जब प्रोसेसिंग करते हैं तो हम तय कर लेते हैं कि हमारे घर में कितनी आवश्यकता है,
उसके अनुरूप हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं स्वयं शुरुआत में 40-42 प्रकार की चीज़ें बनाती थी, अब घटा के 4-5 प्रकार में कर लिया, मुझे अब ज़रूरत नहीं है। हम किसी के नौकर या गुलाम थोड़ी हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम क्यों उसमें अपना माथा पटाए रहेंगे। जो आसानी, जितनी ज़रूरत है और आसानी से हो सकता है उतना करते रहते हैं, बाकी बंद। सही बात है, कोई ब्रांड रन तो कर नहीं रहे हैं। ना ब्रांड कर रहे हैं ना पैसा संग्रह। संग्रह क्या होता है? संग्रहकर्ता की अगली पीढ़ी को संग्रह बर्बाद कर देता है। तो जैसे ही जैसे हमने अपने बच्चों से घोषित कर रखा है कि हम कुछ भी दे के नहीं जाएंगे, ये जो बन गया है सब तुम्हारा है, लेकिन पैसा दे के नहीं जाएंगे। क्यों नहीं दे के जाएंगे? वो उस पैसे को संभालना कैसे है, इसी में उसका दिमाग लगा रहेगा। इसको कमाया कैसे जाता है, पूरी ताकत नहीं लगाएगा। वो ताकत उसके पास उतनी ही है, तो वो उसको खर्चा करने में अपना दिमाग लगाए रहेगा। तो वो पूरी ताकत नहीं विकसित कर पाएगा कि इसको कमाया कैसे जाता है। और जो कमाना नहीं सीखता वो संभालना भी नहीं सीख पाता है। तो वो आपके परिश्रम को डुबोने के अलावा कुछ करवे ना करेगा। वो इसलिए संग्रह अगली पीढ़ी को बर्बाद करती है। एक सहज रूप से जैसे हमने कमाना सीखा तो पूरी ताकत लगाई होगी ना, पूरा अध्ययन किया होगा, और इतनी ताकत लगाए बिना कोई व्यवसाय खड़ा होगा क्या? तो उसका भी नहीं खड़ा होगा। तो संग्रही व्यक्ति अपना ही वंशनाश कर लेता है और कुछ नहीं करता है। वो बजाय इसके उसको पूरी ताकत से कैसे, जिसको पशुओं में देखा मैंने, वही चिड़िया ऊपर घोंसला रखे थी, अपने बच्चों के मुंह में दाना डालती थी। वो चोंचवा देते थे, वो मुंह में दाना डालती रही। धीरे धीरे बच्चे फुदकने लगे। 40-45 दिन के आसपास बच्चों को मैं देख रहा था कि वो लात मार के गिराती है। क्यों गिराती है? कि उड़ना सीख जाए। अगर गिराएगी नहीं तो उड़ेंगे नहीं। उड़ने सीखने के लिए तो उनको ढकेलना पड़ेगा, तो ढकेल के उसको उड़ना सीखा। और जैसे ही बच्चों ने उड़ना सीखा, अपने हाथ से दाना चुगना सीखा, उस चिड़िया को अपने उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं, उनका अलग संसार हो गया। हमसे अच्छा तो वंश परंपरा हम पशु पक्षी करते हैं। अब हमारे यहाँ तो एक पीढ़ी ऐसे संग्रह में जाएगी, फिर वो पतन की दूसरी सीमा में चले जाएंगे, फिर उठेंगे, ऐसे ऐसे चलते हैं। एक सहज मानवीय व्यवस्था हम नहीं बना पा रहे हैं। तो सहज मानवीय व्यवस्था इसी तरह से बनती है कि हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम करे और बच्चों को संग्रह न देके उनके अंदर कुशलता और निपुणता स्थापित करे, तो इसकी समझ बनी रहेगी। तो इसको हम कितने स्टेप में इस पूरी परिभाषा को पूरे कर सकते हैं? छह कदम में हर काश्तकार इनको प्राप्त कर सकता है। पहला, खेत के अनुपात में तालाब या जल संरक्षण। खेत में जितना पानी लगता है वो पानी, यही प्राकृतिक नियम भी है, खेत में जो पानी लगता है उसका तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं ना, कहाँ से आना चाहिए। जमीन के नीचे का पानी हमारा पानी नहीं है, ये जमीन के संतुलन के लिए। हमारा पानी कौन सा है? जो प्रतिवर्ष बारिश से आता है। रोकने में कोई रोक तो नहीं है, कोई सरकार भी चाहे कि ना इसको ना रोको तो ऐसा हो भी नहीं सकता है, सरकार भी नियंत्रित नहीं कर सकती। तो अपने खेत के अनुपात में कोई तालाब, बावली, कुआं, जो भी जिस तरह की मिट्टी है उसके अनुपात में लगता है उसको बनाना। इसके डिटेल में अभी पुष्पेंद्र भाई जीतू
देखो तैयार हो गए हो तो ले आओ उनको। करेंगे कब करेंगे? आने के बाद, हैं? विजिट से आने के बाद। करेंगे वो तो बहुत सारे हो जाएंगे कि? अच्छा ठीक है। तो इसका आज की विजिट के बाद इसके डिटेल में जाएंगे कि कितने खेत में कितने तालाब कितने पानी की ज़रूरत होती है, ये पुष्पेंद्र भाई करेंगे। दूसरा स्टेप है, तो पहला स्टेप हो गया कि अपने खेत में यह नापना तोलना कि कितना पानी लगता है। अभी ट्रांजिशन पीरियड में ज़मीन के नीचे का कम से कम पानी लेते हैं यदि, तो उस अनुपात में ही तालाब बना दें कि उतना ज़मीन के अंदर डाल दें। धीरे धीरे आप ऊपर के ही पानी का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। उसका एक और फ़ायदा होता है ऊपर का पानी प्रयोग करने में कि माने जो तालाब का पानी प्रयोग करने में पानी कम लगता है। तो एक प्रयोग किया गया हमारे यहाँ, 60 बीघे के एक खेत में गेहूं बोया गया, एक ही दिन एक ही वैरायटी एक ही तरीके से। 30 बीघे में पानी दिया गया तालाब और एक नाला था, 30 बीघे में पानी दिया गया एक ट्यूबवेल से। दोनों में पानी में अंतर आया कि जिसको ट्यूबवेल से पानी दिया गया उसमें 5 पानी लगा और जिसको तालाब से सींचा गया वो 3 पानी में पूरा का पूरा गेहूं पक गया। दूसरा अंतर ये निकला, जिसको तालाब से पानी दिया गया था उसमें 17 कुंतल प्रति एकड़ का उत्पादन हुआ और जिसको ट्यूबवेल से सींचा गया था उसमें 13 कुंतल प्रति एकड़ का उत्पादन हुआ। दोनों में ये डिफरेंस आया। हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसको बार बार दोहराया गया, थोड़ी बहुत औसत में अंतर आया हर साल, लेकिन 30 से 35% का उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है यदि हम तालाब के पानी का प्रयोग करते हैं ट्यूबवेल की तुलना में तालाब का। और जो किसान हैं इस बात को जानते होंगे। अभी हिना बहन के पिताजी का एक वीडियो कल आया है, उन्होंने देखने के लिए हिना बहन को भेजा है, आप चाहें तो उसको दिखवा दीजिएगा सबको। इनके पिताजी, अभी कल की बात है, कच्छ में ही गए थे ना, सौराष्ट्र के किसी काश्तकार के पास गए। वहाँ एक बिटिया थी, कोई एक बिटिया प्राकृतिक रूप से खेती करती है और उसका वीडियो उन्होंने बनाया, इनको भेजा है। बगल में दोनों खेत हैं, एक में केमिकल फार्मिंग हो रही है, एक में प्राकृतिक खेती हो रही है। प्राकृतिक खेती वाले खेत में 3 पानी दिए गए हैं और अनाज इतना इतना खड़ा है। उसी के बगल में एक केमिकल रखा फार्मिंग हो रही है, उसमें 6 पानी लग चुके हैं और अनाज उससे कमज़ोर है। अभी सौराष्ट्र का ही है वीडियो, इसको देख सकते हैं। तो तालाब के पानी से देने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि एक बार जितना यूरिया और DAP डालने से आपका उत्पादन बढ़ता है, अकेले तालाब के पानी की सिंचाई करने से एक बार के बराबर की वृद्धि हो जाती है। ठीक। दूसरा अंतर क्या है, जब आप किसी ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं तो कितनी गहराई से पानी निकालते हैं? 70-80 फुट। जितनी गहराई से पानी निकालेंगे उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा लगेगी और जितने उथले पानी को निकालेंगे उतनी कम ऊर्जा लगेगी। तो जितना 10 हार्स पावर से पानी निकलता है और 5 घंटे में 1 एकड़ खेत की सिंचाई होती है, हमारे यहाँ औसतन 5 घंटा लगता है, उतना ही काम 2 हार्स पावर 2 घंटे में कर देता है। तो ऊर्जा का औसतन उपयोग कम हुआ। अगर हम तालाब से सिंचाई करते हैं तो ऊर्जा भी कम लगी। ठीक है। और तो इस प्रकार से हम एक प्राकृतिक नियम का पालन करते ही हम ज़्यादा माने हमारी लागत भी बचती है, उत्पादन भी बढ़ता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें समृद्धि के उसमें ले जाती हैं। अच्छा, ज़मीन के नीचे का पानी निकालते हैं तो ये तो कभी ध्यान आता ही होगा कि हमारे बच्चों को क्या हाल होगा। उस तनाव से भी मुक्ति होती है। हम एक अपराध है ना, वो सार्वजनिक संपत्तियां सबकी हैं, पानी सबका है। तो अगर हम अपराध करते हैं तो उसका तनाव भी तो होगा हमें, वो तनाव कैसे निकलेगा?
वो अलग प्रकार से परेशान करता है। तो इस प्रकार से हम तालाब के पानी और प्राकृतिक पानी का, हमारा कहना है तालाब शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे इलाके में तालाब सफल है। जिसके यहाँ जो सफल है उसको बनाए, लेकिन ऊपर के पानी का प्रयोग करें। दूसरा स्टेप है एक तिहाई भूभाग में वन या वृक्षों की खेती, वन या फलों की खेती। अब बहुत सारे प्रश्न उठेंगे इसमें। एक तो ये उठता है कि एक तिहाई ही क्यों। दूसरा उठता है कि छोटा काश्तकार क्या करे जिसके कुल 1 ही एकड़ है या आधा एकड़ है या आधे एकड़ से भी कम है, तो वो कैसे करे। बहुत सारे उठते हैं ना। तो 1/3 इसलिए कि पूरी पृथ्वी वायु संतुलन से चलती है। वायु संतुलन का मतलब समझ रहे हैं आप। पूरी धरती में ऑक्सीजन जितनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन बनता कैसे है? पौधों से। एक ही क्रिया होती है ऑक्सीजन बनाने के लिए पूरी दुनिया में, कोई दूसरी होती है क्या? क्या है उस क्रिया का नाम? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की एक क्रिया में 6 भाग पानी, 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की ऊर्जा, ये तीनों मिलाकर एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। उससे 3 चीज़ें निकलती हैं। कार्बन जो पेड़ पौधों के जड़ों के माध्यम से ज़मीन के नीचे के संसार का खाना देती है। जिस तरह जितना बड़ा संसार ऊपर है उससे ही बराबर का संसार नीचे है, जो हमारी आंखों से दिखता नहीं है। हम परस्पर आश्रित हैं। अगर वह संसार ना हो तो ऊपर वाला संसार जिएगा? तेल कहाँ से आता है? खाना कहाँ से आता है? उत्पादकता कहाँ से आती है? सब नीचे के संसार से। जब नीचे के संसार में अनवरत काम चलता रहता है तब ऊपर के संसार को, और ऊपर के संसार के बिना नीचे का संसार नहीं चलेगा। इन दोनों के बीच में कौन काम करता है? कौन? क्या है? पेड़। हाँ, ठीक कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। पेड़ दोनों के बीच में फेफड़े का काम करता है। नीचे के संसार से कुछ लेता है, ऊपर के संसार को कुछ देता है। ऊपर के संसार से कुछ लेता है, नीचे के संसार को कुछ देता है। तो एक इनका औसत बना के नहीं रखेंगे और हर जगह नहीं बना रहेगा तो दोनों संसार अपनी अपनी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से पेड़ दोनों ऊपर के लिए नीचे के लिए मीडिएटर का काम है। आपने वो चित्र तो तमाम देखे होंगे ना, जितना ऊपर फैला रहता है पेड़ भी उतना ही नीचे भी फैला रहता है। तो नीचे क्या करता है? वो जो ऊपर करता है वही नीचे करता है। तो कार्बन उसके माध्यम से गया और जड़ों के ऐसे जड़ें होती हैं। अब तो बहुत सारे वीडियो आ गए हैं, देख सकते हैं। जैसे ऐसे जड़ें होती हैं ना, ऐसे ऐसे जड़ें होती हैं। इन जड़ों में रोए जैसे होते हैं और यहाँ पर कार्बन को खाने वाले कैटालिटिक एजेंट्स रहते हैं। वो कार्बन लेते हैं, उस और क्या करते हैं? ये कार्बन लेकर देते किसको हैं? फास्फोरस है, पोटास है, तमाम प्रकार के जो मिनरल्स हैं उनसे कैटायन एक्सचेंज कहते हैं। इसको एक्सचेंज करते हैं और एक्सचेंज करके फिर इनको दे देते हैं। माने खाते ये हैं, इनका एक्सीटा ये खाता है और इस एक्सीटा से ये पेड़ चलता है। इसको मिनरल मिलता है और बदले में ऊपर से प्राप्त कार्बन को वो देता रहता है। ये लेना देना चलता रहता है। दूसरा पार्ट फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज माने खाना। वो पेड़ अपने पास सुरक्षित कर लेता है। पेड़ जैसे हमारे पेट होता है वैसे पेड़ के पेट होता है। हम कैसे सुरक्षित करते हैं?
6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 10-12 घंटे के लिए सुरक्षित करने की व्यवस्था है। पेड़ में कैसे होता है? 3-3 महीने, 4-4 महीने के लिए खा लेता है वो। जैसे एक सीजन आता है, एक सीजन में पचा के रख लेता है वो, फिर साल भर खाता रहता है, क्योंकि 3-3 महीने, 4-4 महीने में सीजन बदल जाता है। तो एक सीजन में उसका खाना मिला, वो साल भर के लिए रख लेता है। पशुओं का भी ऐसे होता है। पशुओं को देखा है आपने कि जाड़े में एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे और बरसात में एकदम पिचक जाएंगे वो, तो जाड़े में जो खा लिया वो बरसात तक उनको चलता रहता। ऐसे उनका डिजाइन है। मनुष्य का शरीर दूसरी तरह का है थोड़ा। तो इस प्रकार से सेल्यूलोज उनके खाने के काम आता है। तीसरी चीज क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जमीन इसमें हवा में छोड़ देते हैं। अभी आपको क्या पता है कि कितने डेफिसिट चल रहा है धरती में ऑक्सीजन का? और फिर धरती अपने संतुलन को बनाने के लिए क्या करती है, इसको समझिएगा। बहुत सारी पुस्तकें आ गई हैं, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो आपको लाइब्रेरी में भी 1-2 पुस्तकें रखी हैं, वो मुझे ध्यान दिलाइएगा तो मैं निकाल दूंगा। तो पूरी धरती में अभी हम 8 से 10% ऑक्सीजन के डेफिसिट में रहते हैं। उसकी आपूर्ति जो एल्गी है, समुद्र में पाई जाने वाली एल्गी, उससे पूरा होता है। और ये कब पूरा होगा? जब पूरी धरती में 1/3 हिस्से में हरे पेड़ होंगे, वो फोटोसिंथेसिस का वो पूरा होगा। और ऑक्सीजन लोकल नहीं होता है, ये वैश्विक होता है। जैसे अभी ऑक्सीजन देखिए, दिल्ली में बहुत सारे लोग एक साथ रहने लगे हैं तो वहाँ ऑक्सीजन घट जाता है, तो सबको पता ही होगा, लेकिन उसकी तुरंत भरपाई भी होती है। तो इस प्रकार से पेड़ पौधों का 1/3 भाग में होने का कारण यह है कि अगर हर काश्तकार अपने खेत के 1/3 भाग में लगा लेगा तो वैश्विक जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। धरती को संतुलित बने रहने में एक बड़ा सहायक किसान हो जाएगा। दूसरा, उसकी आमदनी में क्या सहयोग होगा, तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 एकड़ खेत में गेहूं कितना होता है? पंडित जी आपके यहाँ कितना बताया था अभी आपने? धान 15 कुंटल 1 एकड़ में, और 15 कुंटल दूसरी फसल भी हो जाती होगी। हाँ, 10 कुंटल मान लें, 12 कुंटल, तो दोनों मिलाकर कितना कुंटल हुआ? 28 कुंटल। अच्छा, उसी 1 एकड़ खेत में यदि अमरूद का बाग लगा दे, 1 एकड़ में अमरूद का बाग आपके आसपास कहीं लगा है? नहीं, मेरे यहाँ नहीं लगा अभी अमरूद का बाग। क्या कोई बता सकता है 1 एकड़ खेत में कितने अमरूद के पेड़ लगते हैं? 200 के आसपास लग जाएंगे अगर 15 बाई 15 की दूरी में। हाँ, 6 मीटर में लगाएंगे तो। हमारे ज़माने में तो 9 मीटर में लगते थे, लेकिन मैं अभी सुन रहा हूँ कि उद्यान विभाग अब 6 मीटर में लगवाने लगा है। तो आप तो 3 मीटर ही बता रहे हैं, 4 मीटर, 4.5 मीटर अमरूद का लगवाने लगे हैं। तो 4.5 मीटर का आज का मानक मान लें तो कितने पेड़ लग जाएंगे? 200 पेड़ लग गए। और एक पेड़ कितना फल देता है औसतन? एक कुंटल देता है, लेकिन मान लीजिए हम 50 किलो लेके चलते हैं तो 50 किलो भी 50 किलो से तो कम नहीं ही देगा ना। 50 × 200 करिए, कितना होगा? अभी हमने गेहूं कितने कुंटल महाराज बताया था? 28 कुंटल। और इसमें कितना निकला अमरूद में? 200 × 50 कितना हुआ ये? 50 किलो 100 कुंटल निकला। 100 कुंटल निकला। कितने गुना हुआ 28 से? बस 4 गुना ही होता है।
ये सही बात है, ये मैं हमारे भी बाग है, जो उत्पादन खेत में होता है उससे 4 से 7 गुना अधिक उत्पादन होता है, तो उत्पादन भी बढ़ गया। अच्छा, रेट तो हरदम धान से ज़्यादा होगा अमरूद का। अमरूद 30 रुपए किलो 20 रुपए किलो से कम बिकती होगी क्या? 20 रुपए किलो से ज़्यादा धान नहीं बिकता। तो नेट आउटपुट अमरूद में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो आमदनी 4 से 7 गुना बढ़ गई, वैश्विक काम भी हो गया पेड़ लगाने से। तीसरा क्या होगा, लागत घटी आपके खेती की कि नहीं? धान लगाने में कितनी लागत लगी है अभी आपकी? कितनी जुताइयाँ लगी हैं? 1 एकड़ में 5,000 रुपये केवल रोपा लगाई लगता है। हाँ, ये भी लागत है। हाँ, जुताई कितनी बार? जुताई और बीज है, बीज और जुताई कितनी बार करनी पड़ती है? कम से कम 3 बार। 3 बार। तो एक बार की जुताई भी 400 रुपये की मान लें, 1 एकड़ की 500 रुपये 400 रुपये, तो भी 2-3 हज़ार रुपया हो गया, 10,000 के आसपास हो गया। मेहनत कितनी लगी, देख रेख कितनी लगी, और उसकी तुलना में अमरूद के बाग में कितनी लगी? तो लागत शून्य। एक बार अमरूद लगाया तो प्रूनिंग करनी पड़ेगी, और साल भर में 2 बार पानी 3 बार देना पड़ेगा। अब प्रूनिंग करनी पड़ेगी, बाकी फल तोड़ना है। एक बार निराई गुड़ाई, या 2 बार, अमरूद में 2 बार करना पड़ता है। एक बार फल भी 2 बार आते हैं। फल भी 2 बार आते हैं, एक बार जून में एक बार दिसंबर में। तो बाग उसकी तुलना में आमदनी भी 4 से 7 गुनी बढ़ जाती है। आम के बाग में 7 गुनी, अमरूद के बाग में 4 गुनी, नींबू के बाग में भी 3 गुनी 4 गुनी हो जाती है, और नींबू के बाग में 5-6 गुनी होती है। हाँ, नींबू के बाग में 2 बार फल आता है। मैं आंवले को मेरे दिमाग में, ये मेरे साथ प्रॉब्लम होने लगी। दिमाग में आंवला है, निकल नींबू रहा है, ये मैचिंग गड़बड़ हो रही है कुछ ये गड़बड़ हो रही है। तो इस तरह से आमदनी भी बढ़ेगी, लागत भी घटेगी, और क्या होगा? सोचिए क्या होगा? अगली पीढ़ी के लिए एकदम सुताई हुई जमीन मिलेगी। बार बार जोतना कोई अच्छी बात नहीं है। अगली पीढ़ी के लिए बिल्कुल क्या कहेंगे, वर्जिन लैंड मिलेगी, ठीक है ना। तो अगली पीढ़ी के लिए, अच्छा हमारे बगल में ये छोटा भैया जो रहते हैं ना, हमारे पड़ोसी किसान हैं, हमारे खेत के से लगा हुआ उनका है, यहाँ पर एक बाग लगा था भैया, बाग हमारे सामने कटा। बाग कटने के बाद उसमें, उस समय हम इलाहाबाद पढ़ने चले गए थे, बीच में जब हम आए तो बाकी गेहूं इतना था अनाज, और उसका इतना था, एकदम काला। जब बाग टूट के खेती होती है ना, 10 साल 1.5 गुना 2 गुना उत्पादन रहता है। 10 साल कार्बन की मात्रा बढ़ गई, कुछ भी तो हो जाता है, वो माने प्राकृतिक रूप से हो गई वो। तो क्या हो गया, 5वीं चीज क्या हो गई, अगली पीढ़ी के लिए आपको एक वर्जिन लैंड दे दिया, उत्पादन जिसमें बिना लागत के बढ़ेगा। तो इस प्रकार से अगर 1/3 हिस्से में बाग लगाते हैं तो किसान की लागत घटकर और आमदनी बढ़ती है, पर्यावरण में सहयोग होता है। यही तो विन विन कंडीशन हो गई ना। तो ये कर ले। दूसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप क्या है, खेत के 1/3 भाग को पशुओं के लिए दे दी। पशुओं की भी हिस्सेदारी है इस जमीन में कि नहीं? कोई पशुएं नहीं पालेगा। ये कल ही बात हो गई थी कि हमने पशुओं का हिस्सा काट दिया तो उत्पादन बढ़ा है कि घटा है? घटा है। तो ये कल बात हो गई थी कि यदि हम सबको हिस्सा देंगे तो हमारी आमदनी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो 1/3 हिस्सा किसके लिए? पशुओं के लिए। क्यों देना है? एक तो पशुओं को देने से क्या घाटा होता है? 1 एकड़ खेत में, फिर तुलना कर लेते हैं, 1 एकड़ खेत में
केवल गाय रखी जाए, पाली जाए, उनका चारा दाना सब निकाला जाए, तो कितनी गाय आराम से पल जाएगी? नहीं, 1 एकड़ में जैसे मान लीजिए एक आधे एकड़ में उसका हरा चारा हो गया, हरा चारा हो गया, और बाकी माने आधा बीघे में, और 2 बीघे में, 1 एकड़ में 2.5 बीघा होता है हमारे यहाँ, और 2 बीघे में मान लीजिए जौ बो लिया और कुछ बो लिया, कुछ चरने के लिए छोड़ दिया, तो कितना जौ हो जाएगा 1-2 बीघे में? जौ कितना हो जाएगा महाराज 1 एकड़ में? 15-16 कुंटल। तो मान लीजिए 8 कुंतल हो गया, है ना, आधा कर लेते हैं। और चारा उसका आधे में 12 महीने निकल आएगा। जौ हो गया, कुछ चना हो गया, 2 फसल हो जाएंगी ना, सब पशुओं को दे दिया जाए, तो कितनी गाय पल जाएगी उससे? 4 के आसपास पल जाएगी, 4-5 पल जाएगी। अब 4-5 गाय, एक गाय पूरे जीवन भर में कितना दूध देती है? आप तो गाय ही पाले हैं। सॉरी, कलेक्शन है आपका। गाय का अब डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रीड है। हाँ, वो ब्रीड नहीं है, ये देखिए भ्रम है। पूरी दुनिया की गाय का शरीर आया तो 30 से 35 हज़ार लीटर ही दूध बनाएगी वो। तो ब्रीड का मतलब क्या होता है? उसका जीवन घटा के 5 साल में ले लिया तो कहते हैं ज़्यादा दूध देने वाली हो गई, और उसकी उम्र पूरी करने दीजिए तो 20 बार ब्याएगी और कम कम देगी वो 35 हज़ार लीटर। वो शरीर बन के धरती में आया तो उसने उसको चारे को 30 से 35 हज़ार लीटर दूध बनाना ही है। तो वैज्ञानिकों ने कुछ नहीं किया है, उनकी या तो आयु घटा दी है या तो कद घटा दिया है। एक सिद्धांत है ना जेनेटिक्स में, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो जो वस्तु जितने, जैसे आंवले का मैं देखता रहता हूं हर साल, ये सामने है, जिस साल आंवला ज़्यादा आएगा फल छोटा होगा, यही आंवला जिस साल आंवला बड़ा आएगा फल कम होगा, टोटल क्वांटिटी उतनी ही रहेगी उसकी। ऐसी ही गाय में होती, हर गाय 30 से 35 हज़ार लीटर दूध, गोबर का मैंने जोड़ा नहीं है अभी, मूत्र का मैंने जोड़ा नहीं है, उसको भी जोड़ लेंगे। इतना बनाने के लिए, इतना प्रोसेसिंग करने की मशीन है वो। अब ये धोखा है, किसी ने कोई नहीं बढ़ाया दूध। ब्रीड सब ब्रीड में एक ही हैं, बस ये है कि ज़्यादा दूध देने वाली 10 बयान में ख़त्म हो जाएगी, और ज़्यादा दूध देने वाली 4 बयान में ख़त्म हो जाएगी। हास्टीन फ्रीजियन 5 बयान में ख़त्म। कहाँ गए जर्मनी वाले सुमंत जी? ठीक है कह रहा हूँ ना, इनसे तस्दीक करवा लीजिए। अभी ये भैया पालते हैं हास्टीन फ्रीजियन, कितने साल में भैया बदलना पड़ता है? 9 साल का पूरा जीवन काल। पूरा जीवन काल। और हमारी देसी गाय का कितना है? 20-25 साल। तो ये तो भ्रम निकाल दीजिए। हर गाय 30 से 35 हज़ार लीटर दूध प्रोसेस करती है, ठीक? तो दूध, अब मान लीजिए औसत निकाल लेते हैं, तो अपने इलाके में कितना दूध देने वाली औसतन गाय होती है? 3 से 4 लीटर। 4 लीटर। दोनों टाइम में कि एक टाइम में? तो दोनों टाइम का कितना हुआ है? अच्छा, लैक्टेशन पीरियड कितना होता है औसतन? नहीं, लैक्टेशन पीरियड माने कोई 6 महीने, कोई 7 महीने, कोई 8 महीने, कोई 9 महीने। वर्षायन गाय 7 महीने के आसपास, 8 महीने देते हैं। तो हम 7 महीने का जोड़ लेते हैं। अब 7 इंटू वो करो जरा, 7 इंटू 8, 7 इंटू 30 कितने हुए? 210 इंटू 8 कितना हुआ? 1680। 1680 से भी कम मान लीजिए। अरे 1400, 1200 मान लो, इससे कम तो नहीं देगी ना कोई। 1200 लीटर मान लो। 1200 लीटर का दूध को घी में कन्वर्ट कर दिया तो कितना बना? 50। नहीं तो पहले तो ये पूछने दो ना कि गाय के कितने दूध में कितना घी बनता है? हाँ, ये बताएंगे तो। हाँ बताइए।
हम 4.1% मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं, होता भी है इतना। गाय के दूध में स्टैंडर्ड फैट 4.1% है और भैंस में 6.5 1 किलो में 150 से 200 ग्राम घी लगभग निकलता है। तो 1 किलो कितने में निकला? 5-6 लीटर में, 30 लीटर 25 से 30 लीटर में। 30 से कर दीजिए तो फैट सही बता रहे हैं क्या? नहीं, फैट बता 1 रहे। ग्राम में हाँ, आपने 100 ग्राम, ग्राम में हाँ 1 किलो 1 किलो 150 से 200 ग्राम घी नहीं निकलता, नहीं निकलता। मक्खन निकलता है, मक्खन। वो तो मक्खन निकलता है। हाँ। घी निकलता है कितना? हमारे वहाँ 20 में निकलता नहीं निकलेगा बहन जी। हाँ, 25 से 30, मिनिमम 25। ये बयान के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ज़्यादा दिन की ब्याई गाय है उसमें मक्खन घी ज़्यादा निकल आता है, कम दिन की ब्याई गाय है उसमें कम निकलता है। तो हम औसत ले लेते हैं तो 25 से 30, 40 किलो बन जाएगा। है ना? तो 40 किलो जोड़ लेते हैं, तो 40 किलो घी बना। घी भैया क्या भाव बिक जाता है? हमारा तो 2000 वाला 2000 रुपये किलो देसी जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? कितने रुपए का हुआ 40 किलो? कितने का? और 5 गाय मानी थी ना अपन ने, 4 लाख 1 एकड़ में है भाई साहब। 2 मान लेते हैं तो भी 1,60,000 है। एक मान लेते हैं, एक गाय तो पल ही जाएगी ना, तो 1 एकड़ खेती से अच्छा है एक गाय पाल लेना। तो अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए। अब कितना कम दूध जोड़ा है, 3 लीटर दूध जोड़ा है भाई साहब। अब 3 लीटर से कम तो कोई गाय नहीं देगी, लेकिन हम मूल्यांकन ही नहीं करते हैं, तो अब क्या किया जाए। तो गाय कभी भी कोई घाटा नहीं देती है। अभी गोबर का नहीं जोड़ा, गौमूत्र का नहीं जोड़ा, तो आगे जोड़ेंगे अभी। तो पशुपालन में बाग में जैसे 1/3 हिस्से में हमने पशुपालन किया, तो जितनी आमदनी धान और गेहूं पैदा करने से होती है उससे कितनी गुनी ज़्यादा हो गई। धान कितने का बेच लेते हैं 28 कुंतल आप? 22-23 रुपये कुंटल। हाँ, तो कितना हुआ? 2500 जोड़ लीजिए, 28 गुणे 25 कर दो, 70,000 का। और यदि 100 कुंतल अमरूद हो गया तो कितने का दे देते हम? 20 रुपये 30 रुपये जो जोड़ना है जोड़ लीजिए। 2 लाख। और ये तो उससे ज़्यादा ही होगा। तो पशुपालन बागवानी से भी ज़्यादा, खेती से भी ज़्यादा देता है। लेकिन कहाँ जोड़ा है हमने? घी जोड़ा है। दूध बेचने वाले को नहीं मिला, भ्रम नहीं कर रहिएगा आप। दूध बेचने वाला तो हरदम गरीब रहता है। घी बेचा है हमने, तब जाके ये निकला है। तो पशुपालन करने से 1/3 हिस्से में पशुपालन करने से आमदनी में कोई घटोतरी नहीं होती है, बढ़ क्या जाता है। अभी एक बाकी जो खेत है, 1 एकड़ खेत में एक गाय कितना गोबर देती है प्रतिदिन? हाँ, कल की जानकारी के हिसाब से 10 किलो 10 किलो 10 किलो बाहर देगी, 10 किलो घर में देगी। ठीक है, 10 किलो से ले लेते हैं। तो पूरे जीवन काल में ऐसा लैक्टेशन की पीरियड की तरह गोबर का तो पीरियड नहीं होगा। गोबर तो पूरे 365 दिन देगी। तो कितना देगी? कितने 3600 3600 किलो, 3600 किलो देगी। 3600 किलो से कम देगी क्या? हाँ, 3650 किलो देगी। 3650 किलो खाद कितनी एरिया के लिए पर्याप्त है? जो डीएपी यूरिया से दिए बढ़ाए गए उत्पादन की तुलना में उत्पादन पूरा मेंटेन कर देगा। इसमें से थोड़ा वाटर पार्टिकल्स हो गया, खाद तो और कम बनेगी ना। हाँ, तो इसमें भूसा, चारा, टहनियाँ, पत्ती वगैरह भी तो जोड़ी जाएगी। अकेले इसकी खाद का कोई मतलब नहीं होता है।
तो जो इसका वाटर कंटेंट घटेगा उतनी मात्रा में रॉ मटेरियल बढ़ जाता है। तो हम मान के चलते हैं 80 कुंटल के आसपास एक गाय से 70 से 80 कुंटल खाद तैयार हो जाती है और 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है एक गाय का खाद, यदि उसको प्रॉपर तरीके से। आज कंपोस्ट बताएंगे जीतू, तो इसमें और आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन गाय पालने से गोबर भी एक हमारा एसेट है जो हमारे प्राकृतिक खेती या खेती करने के लिए एक उसका जो केमिकल देते हैं उसका रिप्लेसमेंट है। और इसकी अगर कितना गुणात्मक वैल्यू होती है, इसको जोड़ेंगे तो अनंत जाता है। ये हमारा जोड़ा हुआ है, संख्या में नहीं जोड़ सकते आप। गोबर जो खेत में गया वो किस प्रकार से उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करता है, और केवल हमें दिखाई देने वाला जोड़ने वाला नहीं बढ़ता है, बाकी भी बढ़ता है। आगे की पीढ़ी के लिए भी आपका यह कार्बन सुरक्षित रहता है खेत में, और पीढ़ियों चलता है, वो अलग है। दूसरा काम क्या करता है ये गोबर आपके खेत में जाता है, क्या बात है, इनके लिए तो ताली हो जाए, गजब का ध्यान गया है। आप सभी काश्तकारों को एक प्रयोग जरूर करना चाहिए भैया। कुछ एरिया में गोबर फैला दीजिए आप और पानी दीजिए उसमें, उसी मात्रा में दूसरी जगह पानी दीजिए। कितना पानी पीती है धरती। सबसे ज़्यादा जल संरक्षण होता है तो गोबर को खेत में फैलाने से। क्यों? क्योंकि नीचे से उसको खाने के लिए जो केचुआ आता है वो बार बार आता है, बार बार जाता है, और रात दिन आता जाता रहता है। वो पोर्स पैदा कर देता है, उस पोर्स के माध्यम से पानी रिचार्ज होता है, नीचे तक जाता है। और हमारे यहाँ जो माने ज़्यादा पानी लगने लगा इस वजह से कि नमक डाल डाल के हमने ज़मीन का गला घोंट दिया है, तो ऊपर का पानी नीचे, नीचे का पानी ऊपर नहीं आ पाता है। कैपिलरी एक्शन बंद हो गया है। पहले बो दिया जाए तो नीचे से पानी अपने आप स्वतः आता रहता है। इतना पानी की ज़रूरत फसलों को नहीं होती थी तब, जब हम खूब गोबर की खाद देते थे। अभी भी देने लगेंगे तो कम होगी। तो बहुत बढ़िया दिलू भाई का ध्यान गया है कि गोबर डालने से ज़मीन के अंदर के पोर्स बन जाते हैं, और उस पोर्स के माध्यम से पानी नीचे जाता है, और वो पानी सुरक्षित रहता है। वाटर लेवल तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। जब हम खेती करते हैं तो कैपिलरी एक्शन के माध्यम से पुनः हमारी जड़ों को, खेतों की जड़ों को मिल जाता है। ठीक है ना? तो ये दूसरा काम होता है। और क्या होता है पशुपालन से? ये अतिरिक्त फायदे हैं। डायरेक्ट फ़ायदा तो बता ही चुके हैं आपको। घी बेचिए, आपका निकल आएगा पूरा, गोबर फ्री में है। और बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं जो आप उसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा, है ना। गौमूत्र का क्या उपयोग है, उसके खाल का क्या उपयोग है, उसकी हड्डी का क्या उपयोग है। हड्डी बोन मिल में जाती है, बोन मिल में क्रश होके शुगर मिल में पहुंचती है। अभी नया ट्रेंड चल गया, इसका भी कंपोस्ट बनाने का जो है हाँ चल रहा है, बनने भी लगा है। तो मैंने तो सुना है कि वो ग्रेन्यूल्स टाइप में भी फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैटर ले आए हैं, उसमें इसी का बुरादा मिलाते हैं। वो प्रोन कहते हैं उसको, बुरादा मिलाने लगे हैं, उसको भी ग्रेन्यूल टाइप में ले आए हैं। बहुत सारा प्रयोग चल रहा है। तो गाय पालने से कोई नुकसान नहीं है, कोई घाटा नहीं है, बल्कि आपके खेती को सस्टेनेबल बनाती है। बाकी एरिया के लिए भी तो खाद चाहिए आपको, तो पशुपालन करेंगे तभी आएगा। एक चीज़ और रहेगी, पशु कौन सा पालें? गाय ही पालें। जैसे गऊ आधारित खेती के लिए बात होती है, उससे क्या प्रॉब्लम है? तो गाय के गोबर में माइक्रोब्स होता है, बकरी के गोबर में मिनरल अधिक होता है, मुर्गी मुर्गे और बतख के कैल्शियम और फास्फोरस भी, और घुलनशील भी होता है। वो माने जो घुलनशील फास्फोरस और कैल्शियम केवल पक्षियों के बीच में होता है, बाकी फास्फोरस को भी घोल नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से अगर मिक्स पशुपालन करते हैं
और एक निश्चित अनुपात निकाल लेंगे, कंपोस्ट में बताएंगे आपको। ये निश्चित अनुपात में आप अपने कंपोस्ट में मिलाते हैं तो ना हमें अलग से मिनरल देने की ज़रूरत पड़ेगी, न कैल्शियम फास्फोरस देने की जरूरत। कैल्शियम टूट के नाइट्रोजन में परिवर्तित होता है, तो कैल्शियम देने से नाइट्रोजन की आपूर्ति भी पूरी हो जाती है। तो ना अलग से हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी कंपोस्ट अकेले पर्याप्त हो जाती है, सारी फसलों के उपयुक्त हो जाती है। तो पशुपालन में केवल गाय पालन नहीं, भैंस भी, बकरी भी, मुर्गी भी, बतख भी, मछली भी। मछली, ये जो तालाब का पानी है, यदि मछली पालें और मछली पालने वाला पानी का प्रयोग करें तो और ज़्यादा नाइट्रोजन उसको मिल जाती है, और ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखें। तो ठीक है, पशुपालन हो गया। चौथा स्टेप क्या बताया इन्होंने? खेती परिवार के लिए है। तो बाकी 1/3 में क्या बचा? शेष भूभाग में परिवार की आवश्यकता अनुसार तो हमारे किचन में क्या क्या ज़रूरत होती है? मसाले, दाल, अनाज, दालें, सब्जियां और तेल, जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से खेत को डिजाइन किया जाए। यहाँ पर सावधानी ये रखी जाए, खेत को बोते समय कभी भी बाजार ध्यान में नहीं आना चाहिए। आपके बाजार ध्यान में आ गया, आपका खेत बदचलन हो जाएगा। बाजार जिसके दिमाग में आता है वो दिमागी रूप से बदचलन हो जाता है, डिगने लगता है, वो लालच होता है वो। तो अपना खेत, अपना घर ध्यान में आए। उसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो अपने के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी बहनों, जहाँ जो चीज़ नहीं होती है तो एक तो संबंध, रिश्ते बने रहते हैं। जैसे अभी भी हमारी बुआ आ जाएंगी तो आंवला जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ नहीं होता है, तो लेन देन में बराबर बना रहता है, संबंध अच्छे बने रहते हैं। दूसरा क्या फ़ायदा है? अपने को अच्छा मिल गया। और फिर 5वां स्टेप है, जो शेष बचे अपने घर से, घर के उपयोग से शेष तो कल जीतू ने बताया ही था कि अगर हम रॉ मटेरियल को बेच देते हैं तो अपनी सारी संभावनाओं को बेच देते हैं। तो बिना प्रसंस्करण के एक दाना नहीं जाना चाहिए, भले ही ऐसे ही दे दें दान में, तो प्रसंस्करित करें। और कल उसने ये भी बता दिया था, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, कि जितनी जितनी उपयोगिता उसकी हम बना पाते हैं उसका उतना ही मूल्यवर्धन हो जाता है। जैसे उसने 2 उदाहरण बताए थे, तीसरा मैं जोड़े देता हूँ। आंवला कितने रुपए में बिक जाता है? आपके यहाँ 50, हमारे यहाँ कोई 20 रुपए में भी नहीं पूछता। हाँ, बाजार में हमारे यहाँ 20 रुपए से ज़्यादा का नहीं, हमारे यहाँ बहुत होता है। उसी आंवले का यदि मुरब्बा बना दिया जाए तो 150 से 200 रुपए किलो। और यदि उसी आंवले का यदि च्यवनप्राश बना दिया जाए तो च्यवनप्राश क्या भाव है? 700 रुपए किलो। और यदि उसी का आमल की रसायन बना दिया जाए तो हम जितनी उपयोगिता बढ़ाते हैं उतना मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो 5वां हिस्सा है। अब यही वो हिस्सा है कि मान लीजिए किसी के पास खेत कम है,
ज़रूरत ज़्यादा है, भाई इसको बढ़ा लो, इसको बढ़ा लीजिए। खेत ज़्यादा है, इसको घटा दीजिए। लेकिन एक उत्पादन तब भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि उत्पादन में जुड़ने से मानसिकताएं बदलती हैं। संग्रह की प्रवृत्ति, लालच, दूसरों से लेने, ये से दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। एक तो अभी जो लिखा, हम जिससे भी मिलेंगे उसी तरह का होना चाहेंगे। उसके मकान है तो मेरे मकान हो, उसके गाड़ी है तो मेरे गाड़ी हो, मेरे पास ये हो, मेरे में एक ऐसी। दूसरी प्रवृत्ति है पूरकता की, मैं इसके साथ कहाँ जुड़ सकता हूँ, जैसे ही मैं किसी के साथ जुड़ता हूँ मैं इसको क्या दे सकता हूँ। ये भाव आया, आपका मेरा सब हो गया। जैसे ही मेरा भाव आया कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, कहाँ पूरक हो सकता हूँ, किस जगह मुझे अभी गैप भरने की जगह है, जैसे ही मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, आप और हम एक हो जाते हैं। ठीक है ना। ये प्रवृत्ति होती है, दो प्रवृत्तियां देखी मैंने। तो जैसे ही हम पूरक होते हैं किसी के, तो पूरक हो गए ना, तो हमारे बिना वो भी अधूरा हो गया ना फिर। तो वो हम और दोनों एक हो गए। हमारे यहाँ आशीष जी ने प्रस्ताव दिया कि मैं यहीं पर खेत खरीदना चाहता हूँ, तो हमने विचार करना शुरू किया कि हम क्यों इनको अपने बगल में बसाएंगे। हमें भी अपना उत्तर चाहिए, सबको देना पड़ेगा, तो उत्तर तो मुझे भी चाहिए। यही आशीष जी आज जाएंगे वहाँ घूमने। शाम तक मेरे मन में उत्तर आया गया कि ठीक है, हम आपको अपना पड़ोसी बना लेंगे। क्यों? हमारा एक घर दिल्ली में हो जाएगा, आपका एक घर यहाँ हो जाएगा। तो आपकी दौड़ यहाँ रुक गई, और हमारे घर के बच्चे जो लालायित रहते हैं, शहर में जाएंगे, दिल्ली में रहेंगे, तो कभी कभी आपके यहाँ हो आया करेंगे और भूत उतार लिया करेंगे अपना। तो वो घर हमारा हो गया, ये घर आपका हो गया। अब दोनों के दो दो घर हो गए पूरकता सोचने से। हमने कहा ठीक है भैया, आ गई, आ जाइए। वो आ भी गए। अभी क्या सोचते हैं, जैसा इसके है वैसे मेरे हो जाए, इसी तरह की बिल्डिंग हो जाए, ये प्रतिस्पर्धात्मक सोच है ये। हाँ, ये सोच है। ये अंदर से क्यों निकलती है? उत्पादक नहीं है आदमी। बिना उत्पादक हुए पूरक हो ही नहीं सकता। वो समझे करेगा, समझ करना कहते हैं हमारे यहाँ, आप जानते होंगे। समझे करेगा, भाई भाई के बीच में समझ चालू है। क्यों? क्योंकि अच्छा, हमारे पुरखे लोग 5-5 भाई, 6-6 भाई, हमारे पिताजी लोग 8 भाई बहन, और एक दूसरे के लिए मर जाएं। हम ससुर 2 भाई आपस में लड़ते रहते हैं। जानते हैं क्यों? उत्पादक नहीं है। जब तक उत्पादन में हिस्सेदारी नहीं होती है, तब तक दिमाग में प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं होती है, भय बना रहता है वो अंदर से। जैसे ही उत्पादक होता है, तो इसीलिए चाहे जितनी ज़्यादा काश्तकारी हो, एक चीज़ का, शिवेंद्र तुम्हारे लिए कहाँ है कि नहीं है, किसी एक चीज़ का उत्पादक होना बहुत ज़रूरी है। ये सब 2-2, 250 बीघे के काश्तकार हैं। अगर उत्पादक नहीं होंगे तो कभी व्यक्तित्व में पूरकता का भाव नहीं आता है। पूरकता का भाव नहीं आएगा तो हम कैसे कैसे हो जाएंगे। अब अडानी से मिलेंगे तो अडानी तरह का होने लगेंगे, किससे मिलेंगे तो उसकी तरह का होने लगेंगे। अरे भाई, पूरकता सीख ले तो जहाँ ज़रूरत है वहीं पर पूरक होके उसके साथ मिल गए, हम 2 एक हो जाया करेंगे। सरल है ना ये? है आसान है ना? लेकिन तब होंगे जब हम उत्पादक होंगे। उसके पहले क्या रहेगा, अच्छा मैं इसको दे दूंगा तो मेरा ये घट जाएगा। उत्पादक को पता है कभी घटता ही नहीं है, ये बढ़ जाएगा, देने से और बढ़ जाएगा। थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक है, अभी तो विश्वास ही करेंगे, जब प्रयोग करेंगे तो आपका हो जाएगा ये, है ना। प्रयोग करिए इसको, उत्पादक बनिए, और उत्पादक बनने के साथ में आप देखेंगे कि जो चीज़ चाहिए वो आपके सामने लिए खड़ा है। हम मांगने जा रहे थे, वो लिए खड़ा है, हाँ ले लो यार, ले। हम तो बन जाएं उसके, तो हम उसके बने बिना लेना चाहते हैं तो देना पड़ेगा। देने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास। तो ये जो ज़मीनें जायदादें होती हैं, पुश्तैनी कमाइयाँ, ये अपनी होती नहीं है दरअसल, इसीलिए अंदर से खोखलापन बना रहता है। उत्पादक है
वो अपना होता है, तो उसमें भरापन आता है। अब उत्पादन चाहे टमाटर से चटनी बन, इसीलिए स्त्रियों के अंदर भरापन रहता है, क्योंकि जब वो खाना बनाती हैं तो उत्पादन करती हैं, वो टमाटर को खाने योग्य बनाती हैं, आटे को खाने योग्य बनाती हैं, धोती हैं, बीनती हैं, बनाती हैं, सबको खिलाती हैं, तो उनके अंदर एक तृप्ति का भाव है। सब जगह आप सब जगह पूरक होने की स्वभाव बन जाता है। और जो कुछ छो नहीं करता है वो सब जगह लेने के लिए घूमता रहता है। ठीक है ना, तो पूरकता आती है। तो अभी छठवां रह गया है। तो प्रसंस्करण बहुत उपयोगी है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी और समृद्धि के लिए भी। समृद्धि के लिए भी ये सहायक है और साइकोलॉजिकली हम पूरक बनना सीखते हैं। बिना उत्पादन के पूरक नहीं बनेंगे। छठवां एक और है, हर काश्तकार की आमदनी का। अच्छा, हम सब लोग बड़ा होना चाहते हैं ना। अभी हम बड़ों, जिसको भी रूप में, बल में, पद में, धन में, ज्ञान में बड़ा समझते हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ते ही हैं। दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते? जिसको बड़ा मानते हैं, कोई धन से अपने आप को किसी से कमज़ोर मान लेता है तो धनी के पीछे घूमता है। कोई रूप में अपने आप से अमिताभ बच्चन आ जाए तो देखिए, एक बार तो भैया क्या हुआ, बड़ा मेरे लिए वो पहली बार था तो बड़ा कुतूहल हुआ मुझे। वंदना शिवाजी के यहाँ जैकी श्रॉफ आया था। संयोग ये हुआ कि जैकी श्रॉफ को, वंदना शिवाजी इसके हमारे अच्छे रिश्ते हैं, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दे दी कि जैकी श्रॉफ को, बहुत सारे आए थे, हरीश रावत भी आए थे, उस समय केंद्रीय मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो केंद्रीय मंत्री थे यही अपने वाले मंत्री, किसानी से जुड़े वाले मंत्री हरीश रावत। जैकी श्रॉफ आए थे और बहुत सारे लोग आए थे। तो सबको बांटा गया कि किस मेहमान को कौन अटेंड करेगा, तो मेरे हिस्से में जैकी श्रॉफ आ गए। अच्छा, हम जानते नहीं थे कि ये कोई महान होते हैं, हम तो नचैया गवैया मानते रहे, उसी हिसाब से उसको लिया कि अच्छा आप जैकी श्रॉफ हैं। उसने मिलाया हाँ प्रेम सिंह, हम मानते थे हम उससे बड़े हैं, वो साला हमको अपने को माने रहा होगा, तो माने रहे, हम तो मानते नहीं थे कि तुम बड़े हो। तो बड़ा सिकुड़ जाता था हमारे सामने, वो हमारे सामने सिकुड़ जाता था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इसमें कोई महानता है। ऐसा सुनना चाहिएगा ये कहाँ का महान हो गया, हमारे मन में ये था। लेकिन मैंने उत्तराखंड की लड़कियों को देखा, एक नींबू का पेड़ था, उसके बगल में एक लड़की, मम्मी जैकी श्रॉफ आया है ऐसे बता रही थी जैसे साला दूसरे ग्रह से कोई आदमी आया है। और मेरे बगल में जैकी श्रॉफ भी सुन रहा है, मैं भी सुन रहा हूँ, बगल से हम लोग निकल रहे हैं। वो इतना एक्साइटमेंट है लड़कियों में और औरतों में, वहाँ लड़कों में, जैकी श्रॉफ आया है। तो मैंने जैकी श्रॉफ से पूछा ये आपके प्रति इतना क्यों एडामेंट है? तो कहता है बेवकूफ़ है। उसको भी पता है मेरे पास कुछ नहीं। और सही में जब वो बोलने के लिए खड़ा हुआ, तब तक हमारे साथ रहते रहते उसका काफ़ी इलाज कर दिया था हमने, काफ़ी 1.5-2 पूरा इलाज ही हो गया हमारे साथ रहने में। उसको अनुत्पादक होने का ध्यान दिला दिया, उसको सब कुछ ध्यान दिला दिया कि तुम कितने कर्जदार हो इस धरती के, उसको ध्यान दिला दिया कि नाचने गाने से क्या होता है, सब कुछ बता दिया उसको। अब वो स्वयं बेचारा डिप्रेशन में था और उसी समय उसके बोलने का नौबत आ गई। अब बता मैं क्या बोलूं, हम तो जो लिख के दे दिया जाता है बोल देते हैं, और तो बोलना नहीं जानते हैं। लेकिन अब मैं किसान बनूंगा ये पक्का कर लिया है, इतना बोला। सही बात है। ठीक है ना। लगता है वो खेती करता है अभी। हाँ, खेती करने लगा महाराष्ट्र में। उसके बाद से, ये मैं आपको 12-13 साल पहले पुरानी घटना बताता हूँ। यही हाल राजा बुंदेला का हुआ। वो हमारे पास आ गए, राजा बुंदेले बड़े, हम जानते ही नहीं थे कि इतने बड़े अभिनेता हैं। तो हम पूछते रहे क्या करते हैं, मतलब हर बार हम उनको एहसास दिलाएं कि हम तुम्हें जानते ही नहीं हैं।
और हर बार उसके ऊपर हथौड़ा जैसा पड़े, यार मुझे ये नहीं जानते हैं। अब तो वो तो माने रहते हैं कि हमें सब कोई जानता है, और हम जैसे मूर्ख तो सही में नहीं जानते हम। फिर बाद में हमने सर्च किया कि अच्छा इस नाटक में किया, इस फिल्म में किया, उसमें किया, उसमें किया। इनको पता रहता है कुल हासिल कुछ भी नहीं है, कुल हासिल में हासिल कुछ भी नहीं है। तो धर्मेंद्र का हाल देख ही लिया होगा आपने, है ना। तो खैर, तो मैं बताना ये चाहता हूँ, बड़ा होने चाहते हैं। अब वो बता देगा, वो ज़्यादा समय हो जाएगा फिर। वो राजा बुंदेला हमारे मित्र हो गए, अब यहीं आते हैं। वो यहीं आते हैं, और बहुत बार बुलाए, मैं एक भी बार नहीं गया उनके। मेरे अंदर इंटरेस्ट थी, रुचि ही नहीं पैदा हुई। खैर, तो क्या हुआ कि क्या होता है कि हम जिसको रूप में बड़ा, बल में बड़ा, पद में बड़ा, ज्ञान में बड़ा मान लेते हैं, तो उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। और कभी वो हमें बड़ा होने देते हैं क्या? हमको कैसे बड़ा होने देंगे वो? अगर हमको अपनी बराबर में ले आए तो उनका क्या हाल होगा? इसीलिए राजनीति में कहते हैं ना कि राजनीति में अपने गुरु की हत्या करके ही आगे बढ़ता है आदमी। जैसे कौन मंडल बना हुआ है देश में, कौन सा मंडल कहलाता है? सलाहकार मंडल बना में भेज कर ही प्रधानमंत्री बना जा सकता है। मार्गदर्शक मंडल में भेज कर ही प्रधानमंत्री पद पाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कहते हैं। लेकिन यहाँ मजा देखिए, हम सब बड़ा होना चाहते हैं ना, अभी बनाते हैं आपको बड़ा। कुछ लोग आपके पीछे भी दौड़ते होंगे गांव में, घर में, सवेरे से राम राम करते होंगे, नमस्ते बहन जी, नमस्ते भाई साहब, आपके पास आते होंगे कुछ लोग। आप उनको जो चाहते हैं देना शुरू करिए। इनके पीछे दौड़ने के बजाय उनको देना शुरू करिए, आप बड़े हो गए। जैसे ही हम अपने से छोटों के साथ, जो हमसे प्यार करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उसी क्षण हम बड़े हो जाते हैं। जैसे ही उनको रिस्पांस देना बंद कर देते हैं हम, रूप, बल, पद, धन, ज्ञान से बड़े माने जाने वाले लोग, उसी दिन वो मर जाते हैं, वो अपनी औकात में आ जाते हैं। अपने से छोटों के साथ, जिनको पिछड़ा, फलाना, ढिमका, उसका सही ढंग से देखें वो किस तरह से देश की सेवा करते हैं। जितना अपमान किसानों का हुआ है, उतना अपमान की कल्पना कर सकते हैं कोई? और दूध कहाँ से आता है? किसान से नहीं आता, बरेदी से आता है, जिसको गांव में भी ससुर बरेदी दुत्कारा जाता है, हीन भावना से देखा जाता है। बरेदी माने जानवर चराने वाला, काऊ बॉय, उसको अपमानित करते हैं। और दूध कौन पिलाता है? गोबर कौन उठाता है? खाना कौन उगाता है? जिनको हम पिछड़ा मानते हैं, यदि उनका सही अर्थों में मूल्यांकन करने लगें और उनको अपने बराबर लाने में अपने तन मन धन का उपयोग करेंगे, तब जाके किसानी पूरी हुई। किसानी व्यक्तिवाद के लिए नहीं है। जैसे ही मेरे पास कुछ बढ़ा और मैंने उसको वितरण नहीं शुरू किया, वैसे ही मैं अकेले पड़ जाता हूँ गांव में। तो हमारे गांव में तो दो तरह के सिस्टम चलते थे। जैसे गांव में बड़ापन कैसे आंकते थे, अभी कुछ साल पहले की बात है। एक बार हमारे नाना ने कहा कि यार बुल्लू माने उनके यहाँ बैठने वाले एक वैद्य थे, वो कलार थे वो। तो उन्होंने कहा, दाऊ यार 3,000 रुपया आ गए। उस ज़माने में 3,000 बहुत बड़ी रकम थी, आज का मान लीजिए लाख खाड़ रुपया। यार दाऊ 3,000 रुपया आ गए हैं, इनका क्या किया जाए? नाना ने पूछा। अब सब कुछ व्यवस्थित है तो अब क्या करेंगे पैसे का? तो फलानुआ से पूछ लीजिए, ढिका। थोड़ी देर में वहाँ सब लोग आ गए। तो गांव में वो जब मेहमान आते हैं तो लोगों को दूध रोटी उस समय खिलाई जाती थी। तो दूध रोटी परसने के लिए कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, बर्तन नहीं है। और उस समय पीतल की कटोरियाँ मिलती थी, 250 कटोरी पीतल की आ गई। तो बड़ेपन माने मैं गांव में किसने काम आऊं, ये मेरा बड़ापन था। आज क्या बड़ापन क्या है? मेरी कोठी कितनी बड़ी हो जाए, मेरी कार कितनी लंबी चौड़ी हो जाए, मैं लोगों से अलग कैसे दिखूं, मेरा कपड़ा कैसे अलग हो, मेरा जूता कैसे अलग हो।
अब मैं अलग होना चाहता हूं उनसे जिनके साथ में रहने में आनंद आता है। कैसे मैं आनंद पाऊंगा? तो अपने से छोटों के साथ, अपने से पिछड़ों के साथ में खड़े होने से बड़ापन आता है। यही पूरी खेती का ऐसी खेती ही सस्टेनेबल खेती बनेगी, क्योंकि खेती समाज के बिना हो नहीं सकती है। हम समाज जैसे जैसे समाज में टूटेंगे वैसे वैसे मशीन घुसेगी। मशीन घुसेगी तो सबको पता है जेब काटेगी, ब्याज का पैसा आएगा, ब्याज भरने में जेब कटेगी? नहीं कटेगी। ब्याज और फिर डीजल से चलेगी, प्रदूषण फैलाएगी, डीजल में भी विदेश पैसा जाएगा, मशीन में भी अब तो ज़्यादातर विदेश से ही मशीनें आने लगी हैं। यहाँ तो छोटे छोटे यंत्र भी अब बनने बंद हो गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से 6 स्टेप की खेती को आवर्तनशील खेती कहते हैं। और वो जो खेती की परिभाषा में इसको मिलाइए, क्या पूरे खेती की परिभाषा के अनुसार का किसान हो गया कि नहीं हुआ? ठीक। सोच विचार करिए। अब आप जिसमें जो जोड़ना घटाना हो प्रश्नोत्तर हो। खेती 6 कदम पूरे हुए तब हम किसान हुए, इसके पहले किसान नहीं हुए पूरे। तो अपने खेत को इस तरह से डिजाइन करना है। अब इसका आखिरी दिन डिजाइन कैसे बनेगा, कितने प्रकार से बनेगा, उसका भी बातचीत होगी। अभी ये कदम है, इतने स्टेप लेने पड़ेंगे। इसमें कुछ रह गया हो तो बताइए जी। अच्छा, मैं समझा कुछ पूछ रही तो हमारे अंदर बड़ा आदर का भाव है। जी जी। हमारे वहाँ खुकमा में मनोज जी के वहाँ कृषि का सेमिनार होता है, उसमें मैं गया था। तो वहाँ वो गाय पालने वाले जो उसके बारे में बताने वाले आए थे। तो बोला जब भी गाय आपकी मर जाए ना तो उसको समाधि दे दो, और 2 साल के बाद तो उसको निकालेंगे ना तो पोटास लेने की जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक, उसका ही खाद। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। हालांकि उसका समाधि देना तो मजबूरी है। असली चीज़ तो ये होता कि उसका चमड़ा निकाला जाता मरने के बाद, उसको कौवे गीद खाते, कुत्ते सियार लोखरी, उनका भी भोजन बनता, उनका भी ज़रूरत है इस खेती को करने में। नेचुरल प्रोसेस तो यही है। लेकिन ऐसी आज की स्थिति में चलो समाधिए दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, उसी में एक तो पेड़ लगा देते हैं, काम है खत्म। जी गिद्ध। हाँ, वो आएंगे तो गिद्ध तो ऐसे चले गए भैया कि जो ऑक्सीटोसिन दिया गया पशुओं को, तो उनके मांस खाने से उनके जो गर्भाशय थे गिद्धों के, वो प्री मैच्योर डिलीवरियाँ हो गई। हाँ, आपको नहीं पता, ये रिपोर्ट है। हाँ, इंजेक्शन देने से उनके गर्भाशय, अभी भी जो इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ी है उसके पीछे वो हार्मोन वाला इंजेक्शन होता है, वो ऑक्सीटोसिन होता है, जो गाय और भैंस को दूध ज़्यादा बढ़ाने के लिए। अच्छा, हम लोगों को पता होगा कि उसका इंजेक्शन बंद हो गया है, लेकिन बंद नहीं हुआ है, वो खूब धड़ल्ले से बिक रहा है और उसको पशु आहार में मिला के भी दिया जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि जो गर्भ धारण के जो कैपेसिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। और वो रिपोर्ट तो भाई यही कहती है, अब मुझे पता नहीं है ये रिपोर्ट में जितनी सत्यता हो। तो अब उसको जिंदा करना है तो भी वही तरीका होगा भाई। एक तो ग्राम पंचायतों में हम ये प्रस्ताव ला सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को आप लोग भी भेज सकते हैं कि हर गांव में जिस तरह से शवदाह केंद्र और ये सब बनाए जाते हैं, इसी तरह पशुदाह की व्यवस्था, पशु निस्तारण केंद्र भी बनाए जाएं, बीघे 2 बीघे में हर गांव में ऐसी जगह बना दिए जाएं, गड्ढे खुदवा दिए जाएं जहां पर उन जानवरों को छील के डाल दिया जाए। कम से कम बांध की जानवर गांव से थोड़ा दूर हो,
कोई दूर हो जहाँ बदबू ना आए, 2-3 गांव के डांड के बीच में हो, ऐसा तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब वो पड़े सड़ते रहते हैं सब जगह, कहीं भी लोग फेंक देते हैं। करें क्या लोग, लोगों की आदत नहीं हो तो चमार उठा के ले जाता था और उसका चमड़ा निकालता था, चमड़ा बेच देता था, तो चमार भी खुश, हम भी खुश। अब बाद में उसकी हड्डियां भी बेच दी। उसकी हड्डियां भी बिक जाती थी। अब चमार के साथ में क्या हो गया, उसके साथ खेल हो गया, रेड चीफ आ गए। रेड चीफ वाले इस मरे चमड़े से जो सामान बनता है वो इस बहुत ज़्यादा कट माने वो होता है, मुलायम होता है, तो उसके लिए स्लॉटर हाउस खोले गए। अब जिंदा खाल मिल जा रही है उनको इतनी ज़्यादा कि इस खाल की उनको ज़रूरत नहीं है, तो पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दिया। अब क्या किया जाए, अब उस सिस्टम को रिवाइव कर पाना संभव नहीं है। हाँ, बड़ा मुश्किल काम है। हाथ में चला गया वो व्यक्ति के हाथ में चला गया, और व्यक्ति के हाथ में हमारे देश के सारे नेता भी चले गए हैं, और उसके हाथ में हमारे संविधान, हमारी नीति निर्माण की कैपेसिटी भी आ गई है। किसके साथ? जिसके पास ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री लगाई हुई है उसके जेब में उतने ही सांसद और उतने ही नीति बनाने वाले IAS और IPS अधिकारी बैठे हुए हैं, नियम बनेंगे। उनको पता ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी संकट हमने खड़ा कर लिया। पशु निस्तारण अकेले कितना बड़ा संकट है, इसका आप विश्लेषण करेंगे तो इसको रिवाइव कर पाना कठिन है। किसानों को अभी आदत ही नहीं है पशु निस्तारण का। जैसे हमारा गाय भैंस मर गई, क्या करेंगे, नहर में फेंक आते हैं, न तो कहीं जगह एलोकेट है, न तो कोई तरीका एलोकेट है, और वो मरेंगी ही। क्या करें बताइए आप। और सब जगह सारे ग्राम समाज में सब जगह है ये भैया। ये थी, हाँ। और सब कब्जा है। और इस सरकार ने मतलब ये अब कौन इसको देख। आप तो भैया जाते रहते हैं, उसको आप अपने वो लघु अधिकारी, लघु और बड़े अधिकारी को भी बता सकते हैं कि यार यही डिमांड कर दो कि भैया अपने हर ग्राम सभा में पशु निस्तारण के लिए कोई जगह अलॉट करवा दें। हाँ, ये बात बिल्कुल कही जा सकती है, और बल्कि जहाँ है उनका चिन्हीकरण करके उसको वो कहीं नहीं, पशु निस्तारण की कोई श्रेणी नहीं बनी है, चारा गाय की श्रेणी बनी है, किनारे लगाई रहती थी, वहीं डाल दिया जाता था। क्योंकि वो तो पहले ऐसा होता था कि चमड़ा निकाल के ले जाते थे तो एक दिन में वो खा जाते थे, उसको तो बदबू नहीं होती थी। अब बहुत बदबू होती है, अब बदबू होती है और हटवाना भी दिक्कत हो गई है। अब तो हमारे यहाँ JCB लगती है, तो हाँ JCB JCB जाते है, हैं, कोई आदमी तो उठाने छुएगा ही नहीं, हाँ, कोई ले जाने वाला नहीं। तो इसका एक शानदार उपाय यही है कि आप उनको लिखित में दे दें श्याम बिहारी गुप्ता जी को, कि वो अपने मुद्दे में जोड़ लें इसको। ये बात 30 जनवरी को बुलाया है। हाँ, जोड़ लें वो जी। उनके मंच पे ये बात करें। हाँ, इसमें जो छठा भाग आया खेती के 6 कदम, जो आखिरी भाग है ना, ये उत्पादक को मानव बनाने वाला कदम है। बहुत सुंदर बात है कि आमदनी का एक निश्चित हिस्सा जो है गांव में अपने से क्या लिखा है आपने, कमज़ोर की स्थिति को बढ़ाना जी। ये जो है मानव की परस्परताओं को एक सुनिश्चित करने की बात आ गई, परिवार परस्परताओं को, जो हमने परिभाषा में सामाजिक जिम्मेदारी का भाग किया था जी, वो उसका एक और कारण है क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास 50 बीघे जमीन है, तो क्या मेरी है वो? कल बात हुई ना, नहीं वो है। जिम्मेदारी किसकी है? तो इस गांव के टोटल जनसंख्या में जितने लोगों का प्रति बीघा औसत बनता है, मान लीजिए मेरे गांव में 3000 आबादी है, 3000 बीघा है, मैं 50 बीघे का मालिक हूं और मेरे घर में 5 सदस्य हैं, तो 5 बीघा मेरा हुआ, 25 बीघा तो बाहर हो, हाँ 40 हुआ तो 35 बीघा बाहर का हुआ। तो 35 बीघा कैसे मुझे को पचेगी? ये खतौनियाँ क्या मनुष्य ने बनाई हैं? वो क्या प्रकृति ने बनाई हैं? खतौनी किसने बनाई है? मनुष्य ने बनाया। प्रकृति तो नहीं जानती है कि ये लोग खतौनी बना चुके हैं, जानती हैं? वो कोड ही नहीं कर पाती, ये वाली भाषा नहीं जानता भगवान ये वाली भाषा नहीं जानता, गणित तो बिल्कुल नहीं जानता, वो भाव पढ़ पाता है। तो कैसे उसकी भरपाई होगी? ये तो उधारी हो गई हमारे पास, कैसे भरपाई होगी इसकी? बिल्कुल किसी ना किसी भी से कल आएगा शायद चैप्टर हमारा
खेती के सिद्धांत में इसको हम डिटेल में बताएंगे कि हर काश्तकार की एक ज़्यादा ज़मीन है तो उसकी समाज की जिम्मेदारी है। क्या पहली जिम्मेदारी तो क्या है, कम से कम उतने लोगों को शहर जाने से रोक ले। अब मेरे गांव का कोई आदमी शहर जाता है, ये हमारी सबसे बड़ी हानि है। हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? किसानों की, हमारे बेटे, हमारे लोग, और उन्हीं दो को हम भगा देते हैं पढ़ने के नाम पर, व्यापार के नाम पर। सबसे कीमती चीज़ हमारी क्या है? हमारे बच्चे। पढ़ाई के नाम पर उनको बाहर भेज दिए, और एक बार वहाँ चले गए तो उस तरह की मानसिकता हो जाती है, फिर लौट के कभी नहीं जुड़ पाते हो। मैंने आज तक किसी को पूरा का पूरा जुड़ते नहीं देखा है। यहाँ रहते हुए जो कमी है उसकी आपूर्ति करने के लिए जो गया है वो मन से यहीं जुड़ा रहता है। हम ऐसी उम्र में उसको बाहर भेज देते हैं कि वो बेचारा दूसरी जगह जुड़ जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ का हूँ। तो इस वजह से ये जो ज़्यादा ज़मीन है वो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का सबसे पहला स्वरूप ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चूँकि मैं मालिक हूँ तो तरीका मैं निकालूंगा कि कैसे जुड़े। तो पशुपालन बढ़ाऊंगा तो जुड़ेंगे, हल बैल की खेती बढ़ाऊंगा तो जुड़ेंगे। कैसे आपस में तय होगा ये मैन टू मैन डिफर करता है, इसका कोई सार्वभौम सिद्धांत नहीं है। दो व्यक्ति जिन शर्तों पर आपस में सहमत हो जाए वो पर्याप्त है। कोई प्यार में फ्री में हो जाए, फ्री में हो जाए, पैसा लेकर हो जाए, पैसा लेकर हो जाए, लेकिन हमने अपना जोड़ रखा है यहाँ। हम तो ये भी करते हैं कि इतने लोगों को हमें देना ही देना है। तो कभी कभी ये पक्का मकान बन गया, मेरी छाती में बना हुआ है, अभी भी मुझे बड़ी पीड़ा देता है ये। बाकी हम ऐसे कोई घर नहीं बनाए आज तक जिसको हम तोड़ ना सके। तो 6 साल 7 साल बाद कोई आया, आप काम क्या है, तोड़ डालो इसको, दोबारा बना लो। तो हम तो ज़बरदस्ती काम निकालते हैं कि काम निकालो, काम करो, हम तुम्हारे लिए लाएंगे पैसा, तुम चिंता मत करो। पैसा लाना हम जानते हैं तुमसे ज़्यादा। तुम जाओगे तो 500 रुपये में अपनी कला बेच के आ जाओगे, तुम यहाँ करो। इन पैसे वालों से पैसा कैसे निकालना है मैं जानता हूँ, मैं लाऊंगा इनके गले में हाथ डाल के ले आएंगे, हम ले आएंगे सालों को। तुम मत जाओ, तुम्हें तो ठग लेंगे ये। अपने बच्चों की तरह अपने गांव को देखिए ना आप, और ठगे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ये शहरों में जो लोगों के यहाँ बर्तन मांज रही हैं, ये सब हमारी बहन बेटियां हैं। 2 कौड़ी के लोगों के यहाँ जाके उनकी सफाई करते हैं। कौन है? सब किसान हैं भाई, और ये व्यवस्था दोष के कारण वहाँ पर पड़े हुए हैं। इन सब को यहाँ वापस लाइए। ये सब कला बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं, ये सब यहाँ आ जाएंगे, स्वर्ग हो जाएगा ये कैसे शुरुआत हो सकती है? ऐसे हो सकती है। हर काश्तकार जिम्मेदारी ले ले, जितनी जिम्मेदारी ले सकता है उतने ले ले। 100 को रोक के कोई 200 को रोक ले। भैया आप 250 बीघे के काश्तकार हैं, आपको कम से कम 100 व्यक्तियों को रोकना है। कैसे रोकना है? प्लान बनाओ। तब जाके ये समाज बनेगा, तब जाके ये संतुलन आएगा। नहीं तो शहर की ओर आदमी भगता रहेगा तो कैसे स्थायी समाज बनेगा? स्थायी समाज शहर में जाने से तो स्थायी समाज नहीं बनेगा ना। तो स्थायी समाज के लिए हमारे पास कृषि है। कृषि के तरीकों को बदल के हम लोगों को यहाँ पर रोक लें, ये इसका भाव है। बहुत अच्छा है जी, बहुत सुंदर है। ये इसलिए मैं इसको सिर्फ उभारने के आशय से बोल रही हूँ। इसको मैं ऐसे सोचती हूँ कि जब हमने ये कैलकुलेशन किया परिवार में कितने सदस्य हैं और मेरे पास कितना अधिक हमारे खाते में चढ़ा है, इसको जब हमने उधार की तरह देखा और जिम्मेदारी के भाव के साथ, मतलब मानसिकता है तब जिम्मेदारी के भाव के मानसिकता के साथ योग्यता भी है, तब हम निभना शुरू करते हैं, गांव जुड़ने लगता है ना, तो अखंडता यहाँ से शुरू होती है। हाँ, अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत है ये। अपने आसपास अपने बच्चे, अपने प्रियजन कुछ कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो हैं तो साथ में। एक अभी हरियाणा के एक अच्छे कवि है, उनकी एक कविता मुझको बहुत अच्छी लगती है। हम बच्चों को, वो हालांकि वो ये नहीं जानते कि क्यों ऐसे हो जाते हैं, तो कवि है उसका मन कहता है हम बच्चों को इतना लायक न बना दें कि वो हमें किसी लायक न समझे। अच्छा लगे मुझे कविता। सुरेंद्र जी हैं, अच्छे सटायर कविता करते हैं वो।
हरियाणा के हैं आप जानते हैं, हाँ सब लोग सुने होंगे। हम बच्चों को वो कहते हैं कि बच्चे अगर बाहर चले गए तो भैया सुख क्या रह गया। तो वो एक कविता में कहता है, मैंने तो अपने बच्चे को कहा है कि तुम 50% से ज़्यादा न ले आना। तो पूछा क्यों? कहा मेरे 51 आए थे, तुम अगर 51 से ज़्यादा ले आए तो मुझसे ज़्यादा आकड़ोगे और भाग जाओगे गांव से। तो इस तरह में गांव से तो ना भागोगे तो 50 में रह जाना। अच्छा है वो कविता, अच्छी है वो। तुम भैया 50 लाना, क्यों लाना, कम से कम गांव में तो रहोगे। मेरा बेटा ब्रिटेन में है और 3 लाख कमाता है। अरे भैया हमारा 10,000 वाला ठीक है, घर में साथ में खाना तो खाते हैं। ऐसा उसकी कविता है। ऐसा ही कर रहे हैं हम लोग। इसी तरह हमारे गांव के लोग हैं, ये सब कलाकार लोग हैं भाई। जिसको नॉन स्किल्ड घोषित कर रखा है, ये सब कलाकार हैं। अच्छा ये बताइए, जितने मकान बनते हैं, मकान कौन बनाता है? पूरी देश भर का बताइए आप। कोई इंजीनियर बनाता है क्या? इंजीनियर न उसमें कागज में बनाता है, वो कागज में बनाता है। तो बनाते तो यही लोग हैं। ईंटा कौन पाथता है? सीमेंट कौन पीसता है? चूना कौन निकालता है? घर कौन बनाता है? गिट्टी मट्टी कौन ढोते हैं? तो ये स्किल्ड नहीं है। इसी तरह किसानी में जो खेती, जो माने क्लासरूम में खेती करके आए, वो हमको ज्ञान देता है। तो मैं तो भैया चिढ़ जाता हूँ कि यार मैं किसान, मेरा बाप किसान, मेरे बाप का बाप किसान, और तुम सब एक क्लास में पढ़ के मुझको अब तुम खेती सिखाओगे। तो मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, आपे से बाहर हो जाता हूँ कभी कभी। तो खैर ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब ये छठा बिंदु अपने पास नहीं है, तो छठा बिंदु ना होने की स्थिति में ही यांत्रिकता यहाँ पर प्रसार करती है। जी हम आदमी से कटना चाहते बिल्कुल। हैं। ये भी देखिए बहन जी का ध्यान गया कि जैसे ही हम अपने लोगों को काटते हैं, अब उनकी हिस्सेदारी उन जितनी उनका है नहीं देते हैं, तो उस बीच में क्या क्या घुसता है हमारे? सरकार घुसती है जी, बाजार घुसता है, मशीन घुसती है। और सरकार, बाजार और मशीन हमारे आपस की दूरी को बढ़ाती है, घटाती नहीं है कभी। आपके घर में जितना पैसा आएगा, देखें आप आपस की दूरी बढ़ती है कि घटती है। जितना बाजार आ जाएगा, देखें आप बढ़ती ही जाती है। माताएं जब से अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाना बंद करके 5 रुपए 10 रुपए देने लगी, जाके पड़ोसी से अब कुरकुरे खा लो। अब बच्चे क्या करते हैं? वही बच्चे हैं बड़े होकर के वृद्धाश्रम में भेज जाते हैं। खुद भी बीमार हो जाते। बीमारी तो छोटी बात है, वो बन जाएगी, लेकिन मनोविज्ञान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? उसको माने क्या, उसको जानते हैं लड़का क्या सेट करता है? इतना रोने पर इतने रुपए मिलते हैं। और उसको कुछ नहीं समझ में आता। इतना रोने पर इतने रुपए मिलते हैं, तो इतना रो देता है, इतने रुपए ले लेता है। उसको माँ का ध्यान नहीं आता। हम लोगों का क्या है, जब भी कोई तकलीफ होगी तो माँ याद आएगी। क्यों? क्योंकि माँ अपने हाथ से काढ़ा बना रही थी, माँ अपने हाथ से ये बना रही है, माँ अपने हाथ से वो बना रही है। तो हमें बाजार ध्यान नहीं आता। अब के बच्चों को बाजार ध्यान आता, दवाई ध्यान आती है, हमें काढ़ा ध्यान आता था। बाजार घुसता है दो संबंधों के बीच में, चाहे हमारे परिवार के बीच के संबंध हो, चाहे हमारे गांव के बीच के संबंध हो। संबंध जैसे जैसे बढ़ेंगे, बाजार, व्यापार और पैसा घुसेगा। जितना जितना घुसेगा उतना उतना दूरी और बढ़ती जाएगी, ये कभी घटती नहीं। दूसरी एक चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक की है अभी अभी, कि उसके आधार पर भी देखें, सबसे पहले इस देश में ज़मीनें कब व्यक्तिगत होनी शुरू हुई? हमारे यहाँ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट कभी था क्या? कभी नहीं था। पहली बार कब आया? 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया। भारत में उस समय क्लाइव लाइट नाम का वाइसराय था। उसके सलाह पर ब्रिटेन की सरकार ने भारत में वसूली के लिए, कि टैक्स, अपेक्षित टैक्स नहीं आता था,
तो टैक्स बढ़ाने के लिए क्या करें, ज़मीनों को व्यक्तिगत करें। ये पहली बार आया। ठीक, तो कैसे आया, किसको ज़मीनें दे देते थे वो? जब ज़मीनें व्यक्तिगत नहीं थीं तो व्यक्तिगत अधिकार मेरे पास कैसे आ गई 50 बीघे ज़मीन? राजा की थी नहीं, राजा तो पहले बंदी बन चुका था उनका। जी, न सार्वजनिक थी। हमारे यहाँ समूह बनाकर खेती करने की परंपरा रही है। पूरे समूह की खेती होती थी, माने उसमें एक लोहार, एक बढ़ई, एक चमार, एक धोबी, कहार, सब मिल के खेती करते थे और सब कुछ खलिहान में बांट लेते थे। उसमें जोतने वाला भी रहता था, बोने वाला भी रहता था। तो ज़मीनें व्यक्तिगत कैसे गई होंगी, कल्पना करिए आप। तो ज़्यादातर जिनके पास पैसा था उनको पैसा चाहिए था। करीबी, कोई करीबी नहीं था इस देश में उनका। जिसके पास पैसा ज़्यादा था, पैसा किसके ज़्यादा होगा, उसी की ज़मीन हो गई। और ये धोखा हो गया। उसमें तो जो ज़मीन उसके पास चली गई, उसमें तो लोहार भी अपना हिस्सा मानता था, बढ़ई भी अपना हिस्सा मानता था। ये इतिहास में आप लोगों ने नहीं पढ़ा? ओह, 1765 में क्या हुआ? 1765 में जब 1757 में सिराजुद्दौला हार गए और अंग्रेज उसमें बंगाल में कब्जा कर लिए और धीरे धीरे बंगाल परगने में उस समय सालामाय द्वितीय था। तो 1765 में शाह आलम द्वितीय के ने सीधे टैक्स वसूली के अधिकार दे दिए अंग्रेज़ों को। और अंग्रेज़ी टैक्स, उसके पहले टैक्स कैसे जाता था? नौवा के माध्यम से मुखिया के पास जाता था, खलिहानों से। खलिहान से तब तक नहीं बंटता था भैया जब तक नौवा नहीं आता था। नौवा जो होता था वो मुखिया के पास, जो गांव उसका राजा का हिस्सा होता था, वो पहुंचता जाता था। उस हिस्से को जाके राजा को दे आता था। कृष्ण के ज़माने से कोई भी राजा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था कि तुम कितना दोगे। उनको पता था हमें कितना देना है। उसकी परंपरा बनी है। राजाओं के भंडार बने होते थे। इस एरिया के लोग उस भंडार में देने जाएंगे, उस एरिया के लोग उस भंडार में देने जाएंगे। और क्या देने जाएंगे? जो पैदा करेंगे वही देंगे, पैसा नहीं देते थे। 1765 में इन्होंने पैसा मांगना शुरू किया। पैसा तो हमारे पास रहता नहीं था किसी के पास। तो एक ऐसा उदाहरण है जिसको क्लाइव लाइट के ऊपर भी मुकदमा चला था ब्रिटेन में। अगर वो मुकदमा नहीं चलता तो हम लोगों तक सूचना नहीं आती। माने अभी एक किताब आप सबको पढ़नी चाहिए। एक किताब शशि थरूर ने लिखी है, अंधकार काल। अंग्रेजी में डार्क एज और हिंदी में अंधकार काल। उसमें उसने बताया कि बंगाल में बंगाल में औरतें प्रधान होती हैं। अब सीधे इन अंग्रेज़ों को टैक्स वसूली के अधिकार मिल गए। तो जब टैक्स लेने गए तो जानते हैं क्या किया? बंगाल की औरतें आगे आ जाती थीं, पुरुष भाग जाते थे। औरतों के एक ऐसा उदाहरण पेश किया गया, औरतों के स्तनाग्रों को बांस की खपच्ची फाड़ के स्तनाग्रों को उसमें दबा के घुमा के काट देते थे। ये लिखा है और इस पर मुकदमा चला ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वहाँ पर एक सांसद थी, वो बेहोश होकर गिर गई थी। इतने अत्याचार हुए हैं। तो क्या हुआ कि जिसने पैसा दिया उसकी सारी ज़मीनें हो गई। अब चमार कहाँ से पाए, डुमार कहाँ से पाए, कहार कहाँ से पाए? ज़मीनें तो उनकी भी थी, हिस्सा तो उनका भी था। तो पहला धोखा वहाँ हुआ था, वो आज तक चला आ रहा है। अब उनको तो बेचारों को पता नहीं कि कब छिन गया। तो इसको भी हम अब रिवाइव नहीं कर सकते, लेकिन आवर्तनशील खेती के माध्यम से हम यह समझते हैं कि हम ऐसी परंपरा बनाएं कि काश्तकार ही फिर से उनको अपने साथ जोड़ लें, शहर न जाने दें बस। यस, भारतीय संस्कृति को बचाने का। लेकिन किससे कहें हम?
तो जो बन पड़ रहा है कर रहे हैं, क्या किया जाए, जिसको समझ में आ जाएगा करेगा, नहीं तो भैया देश हमारे भर थोड़ी है, तुम्हारा भी है, तुम समझोगे तो करो, हमारी तो समझ में आए तो हम तो कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने वचन से, क्रिया से शहर जाने से रोकते हैं। वहाँ मत जाओ, वो महासागर है, वहाँ विलीन हो जाओगे तुम, वहाँ खो जाओगे तुम, वहाँ मत जाओ। कोई कमी है तो पूरी कर लो, यही करो जो करना हो, हम तो रोकते हैं भाई। इसके अलावा बताइए कैसे करेंगे? तो आवर्तनशील खेती का ये बिल्कुल सही पकड़ ली है आप कि ये हीलिंग मैकेनिज्म है। यदि हम ग्राम स्वराज्य के लिए, परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य के लिए यदि आधार भूमि, पृष्ठभूमि तैयार होना है तो इसको प्रचलन में आना ही पड़ेगा। अगर ये प्रचलन में आएगा तभी हम प्यार से, सम्मान से अपने लोगों को रोक पाएंगे, नहीं तो कैसे रुकेंगे बताइए? ज़मीन मेरी है, अगर मैं सम्मान नहीं दूंगा तो कैसे मेरे यहाँ काम करेगा कोई? कितना भी पैसा मिले, सम्मान न दूंगा तो वो नहीं रुकेगा। और इसका एक प्रमाण है, हमारे यहाँ जो लोग हैं, कोई 50 साल से है, कोई 35 साल से है, कोई माँ के साथ में काम, हाँ माँ की साथी है वो, तो प्यार से, सम्मान से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोक लेंगे, वही जीवंतता है। फार्म हाउस की जीवंतता मनुष्य हैं, ये बिल्डिंग विल्डिंग नहीं है। तुरंत नए नए लोग आते हैं, अच्छा ये बांस का बना है, ये फलाने का बना है, कुछ नहीं बना है, ये सब नाटक है। असली बात है लोग ज़्यादा रहते हैं तो मन ज़्यादा लगता है, और कुछ नहीं है। तरह तरह के लोग रहते हैं, मन ज़्यादा लगता है। हकीकत ये जो ये भ्रम में आ जाएंगे कि इस तरह का स्टूल बना लूँगा, इस तरह का गधरा का घरा पोत लूँगा, ये सब पोत लेते हैं, कुछ नहीं होता है इससे। मैंने पोल खोल दी अपनी है ना, हकीकत है। इसी तरह अगर प्रत्येक खेत बन जाए मिश्रा जी, तो स्वर्ग ना होगा धरती। तो धन्यवाद, घंटी बज गई, आप लोगों ने सुना।